गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखते हैं तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप ऐसे कुछ ट्रिक को जान के ही जाएंगे जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्टडी अभी तक इफ़ेक्टिव नहीं बनी थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। मैंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं आपसे भी अभी पूछूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप बता नहीं पाओगे कि इस वीडियो के बाद की प्लानिंग आपकी क्या है। आप बता नहीं पाओगे, कंप्लेन करते रह जाओगे कि आपका पढ़ाई हो नहीं पाता है। पढ़ाई तो कैसे होगी? अगर आप पढ़ने बैठोगे तब ना। और पढ़ने कब बैठोगे? जब आपको पहले से पता हो कि आपको पढ़ना है। और इसी के लिए गोल सेटिंग करके रखना चाहिए कि आप आज क्या करोगे, आज शाम को क्या करोगे, आज रात को क्या प्लान है और कल का क्या प्लान है। ऐसे करके आपको लॉन्ग टर्म में गोल सेटिंग को करके रखना चाहिए पहले से ही। खास करके बच्चे को जब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला रहता है उससे 10 दिन पहले ही उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है कि उसका जो सिलेबस है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और उसको लगता है कि उसने अभी तक कुछ भी खास नहीं पढ़ा है, बल्कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा उसको फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको खुद पे विश्वास नहीं होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और इसी को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप डेली गोल सेटिंग करते हो, क्योंकि उसमें आप डेली अपने आप को चेक कर सकते हो। क्योंकि आपके पास तो चेक लिस्ट पहले से बनी है, तो आप डेली अपने आप को चेक करोगे कि आपने आज कौन सा काम किया है, आपका जो काम करना था आपने वो काम को किया है या नहीं किया। तो आप जान पाओगे कि आप कहाँ पे थे, कहाँ तक पहुँचे हो। गोल सेट करो जो कि लॉन्ग टर्म हो, सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं कि आज क्या करना है मैंने कर लिया, इतना नहीं, बल्कि आगे से आगे जा कर के कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम 9 दिनों तक का तो गोल सेट करके रखना ही चाहिए। अगर आप 9 दिनों तक का गोल नहीं सेट करते हो तो आप किधर जा रहे हो ये आपको पता ही नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में आपको 95% लाना है तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में 95% लाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो वो सब कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए और कॉपी पे लिखे होने के साथ साथ उसके लिए हमें क्या करना होगा ये भी उसके नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। अपने घर में कहीं पे दीवार पे चिपका दो और अपने भाई बहन को बता दो या फिर मम्मी को ही बता लेना चाहिए, जिसके वजह से आपको एग्ज़ाम में 95% आएगा। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। इसी के लिए आपको 9 दिनों में 10 दिनों में आपको करना क्या है ये लिख करके, और जब आपका जो गोल है आप उसको देखते रहोगे कि मुझे एग्ज़ाम में 95% लाना है, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो आप उसको जब भी देखोगे तो आप अपना काम करने बैठ जाओगे। और इसके लिए आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगा आप जब उसको देखोगे तब। और जहाँ पे वो चिपका हुआ है ये कोशिश करना कि वो जो जगह जहाँ पे आप इसको चिपकाए हो वो आपके बेड से बहुत ज़्यादा नज़दीक में हो, ताकि जब आप रात में सोने भी जाओ तो आपको वो दिखे, और जब आप सुबह उठो तब भी आपको दिखे। तब भी आपको दिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप सुबह ही देखोगे कि बोर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे 95% लाना है एग्ज़ाम में, तब आप उस समय आलस नहीं करोगे, ठंडी लग रही है मुझे नहीं पढ़ना। आप ऐसा आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे परमानेंट मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे एग्ज़ाम में इतना करना है। जब आपको पता ही चल जाएगा सुबह उठते के साथ कि मुझे इतना करना है, तब आप ठंडी का बहाना कैसे दोगे? आप उठोगे और पढ़ने बैठ जाओगे। फिर भी आपका जो एग्ज़ाम है अगर करीब है तो क्या आपने टाइम टेबल बनाया है? क्या आपकी प्लानिंग हो चुकी है, गोल सेटिंग हो चुकी है कि आगे आने वाले दिन में आपको कहाँ देखते हो अपने आप को, क्या क्या काम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए जिसके कारण आपका जो आने वाला गोल है वो अचीव हो जाए? मुझे नहीं लगता है कि क्या होगा। अब लोग कहेंगे कि वो तो मेरे दिमाग में है कि मुझे करना क्या है, तो क्या दिमाग में रहता है वो सब चीज़ जो हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में है तो हम कर लेंगे? ऐसा होता नहीं। दिमाग में तो हम ये भी सोचते हैं कि हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में होगा कि हमें लेना क्या है, लेकिन जब जाते हैं बाज़ार तो हमारे दिमाग में रहता है क्या? वो हमारे दिमाग से चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम सब्ज़ी कुछ और लेके आ जाते हैं, लेने क्या जाते हैं और लेके क्या आ जाते हैं। आप दिमाग में आज रखते हो ना कि आपको ये करना है, सुबह तक वो हो जाना चाहिए, परसों तक ये हो जाना चाहिए, कल रात तक तो वो हो जाना चाहिए था, लेकिन होता तो नहीं है। और ऐसा ही आगे वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा। आप सोचोगे कि मुझे 80% आ जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने ये सब किया ही नहीं जो कि मेन चीज़ होता है। आपने चेकलिस्ट बनाया ही नहीं, आपने चेक किया ही नहीं कि कौन कौन सा काम करना था, कौन कौन सा काम नहीं किया। तो बहुत सारे लोग टाइम टेबल नहीं बनाते। तो जो लोग नहीं बनाते हैं ना, इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है अगर वो टाइम टेबल बना लेंगे और दिन के लास्ट में आ करके रात को चेक करेंगे अपना चेकलिस्ट में देख करके कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, तो वो पाएंगे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सारा टाइम तो उन्होंने वेस्ट किया है। 2 घंटे
कॉल पे बात करके और 3-4 घंटे टीवी देख करके, सिर्फ टीवी देखने में वो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टाइम का, वो तो उन्होंने किया ही नहीं। ये सब उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने तो अपना टाइम का वेस्ट किया है और अपनी सच्चाई देख लेंगे तो उनको गिल्ट फील होगा तो उन्हें अगली बार से वो बनाएंगे नहीं। यही सब करने के बाद वो छोड़ देंगे बनाना। लेकिन अगर आप बनाते हो टाइम टेबल और उसको 60% भी उसको अच्छे से फॉलो कर लिए ना, तो अपने आप को ना रिवॉर्ड देना चाहिए आपको, क्योंकि आधा से ज़्यादा बच्चे टाइम टेबल नहीं बनाते हैं और टाइम टेबल नहीं बनाते हैं इसी के लिए वो जहाँ पे हैं वहीं रह जाते हैं। 6 महीना के बाद भी अपने आप को कहीं आगे देख नहीं पाते हैं। पैरेलल सब्जेक्ट, हम बच्चों की आदत ऐसी होती है ना कि जब हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहते, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहते, तो हम इस तरीके से अपने रूटीन को डिज़ाइन करते हैं कि आज एक किताब को पकड़ लिए, अब उसको पूरे दिन भर पढ़ेंगे और दिन के एट द एंड हम लोग देखते हैं कि हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो प्रोडक्टिवनेस है, वो काफ़ी कम है, बहुत कम पढ़ा हुआ, ज़्यादा तो हमने उससे गेन ही नहीं कर पाया। ऐसा दूसरी तरफ भी होता है जब कुछ बच्चे ऐसी आदत रखते हैं कि वो आधा घंटा इस सब्जेक्ट को दे दिया, आधा इसको और आधा इसको, ऐसे करके वो पढ़ते हैं ना, तब भी उनको यही प्रॉब्लम होता है कि उनके जो इफ़ेक्टिवनेस है और प्रोडक्टिवनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ज़्यादा सब्जेक्ट एक दिन में लेके चलते हो, आधा घंटा करके सारा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का कोशिश करते हो, तो आप एट द एंड कुछ भी नहीं कर पाते हो। और अगर आप एक सब्जेक्ट को लेकर के पूरे दिन भर करने का कोशिश करते हो, तब भी नहीं हो पाता है। इन द लॉन्ग टर्म ये घाटे का सौदा हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि आप तो इसको पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहा है, हमारे तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, पकड़ बन रही है, मज़ा आ रहा है। ऐसा होता नहीं है। आप देखो तो दूसरा सब्जेक्ट जो है वो सफ़र कर रहा होता है। करना क्या है, 2 सब्जेक्ट को पैरेलल में लेके चलना है। एक कर रहे हो, साथ में एक और करो, एक को करते जा रहे हो, दूसरे को भी करते जा रहे हो, ऐसे करके करना है। आधा दिन इसको पढ़ लेना, आधा दिन इसको कर लेना। दूसरा नुकसान तो ये हो जाता है हमारे साथ कि हम उस सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं और सोचते हैं कि इसको 4 घंटा पढ़ लेते हैं और इसी को ख़त्म कर देंगे और ये ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा लेके बैठ जाएंगे। और फिर जब 4 घंटा पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, हम लगातार पढ़ते रहते हैं और जब देखते हैं, जब आखिर में हम देखने जाते हैं तो पता चलता है हमने तो ज़्यादा गेन किया ही नहीं। और ज़्यादा गेन इसलिए नहीं हो पाता है, ज़्यादा गेन क्यों नहीं हो पाता है जानते हैं इसको। इट्स ऑलरेडी प्रूव है, यानी कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ने जाते हो तो उसको पढ़ने के दौरान जो आप शुरुआत में पढ़ते हो और जो आप लास्टिंग में पढ़ते हो, तो आप शुरुआत के 5 मिनट और लास्टिंग के 5 मिनट जो आप पढ़ते हो वो आपको ज़्यादा याद रहता है बाकी जो बीच में है, बीच वाली चीज़ों से के कंपेयर में। जो शुरुआत का 5 मिनट और लास्टिंग का जो 5 मिनट है वो आपको ज़्यादा याद रहता है। तो आप जब लगातार 4 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बहुत कम गेन कर पाओगे। तो पोमोडोरो टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक यही कहती है कि आप जब पढ़ने बैठो तो आप 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे तरीके से आपको पढ़ना है। हमारी अटेंशन स्पैन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और हम जब कोशिश करते हैं कि हम 4 घंटा एक साथ में पढ़ें तो वो हो नहीं पाता है क्योंकि हम उतना ज़्यादा दिमाग है वो वेंडर करता है और इधर उधर भटकता है और हमें लगता है कि हम तो पढ़ रहे हैं और हम अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं और ऐसे में ही हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है और हम ज़्यादा एट द एंड हम उसको ज़्यादा गेन कर ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्टडी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। नेक्स्ट है 10% रूल। 10% रूल क्या कहती है? अब 10% रूल का ये कहना है कि जब आप पढ़ते जाते हो, आप कुछ भी पढ़ते हो, आप सिर्फ उसको पढ़ते हो तो जितना आप उसको पढ़े हो उसका 10% आपके कॉपी में राइट डाउन होना चाहिए। आप किसी चीज़ को आपने 10 पेज पढ़ा है तो 1 पेज आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए और जब आप 1 पेज को लिखते हो तो आप उसको बाद में काफ़ी अच्छे से याद रख पाते हो। ये एक तरीके से आपके मेमोरी को इन्हेंस करती है, बाद में अच्छे से जल्दी से आपको याद आ जाएगा। दोस्त को कॉल करना है, ये सारी चीज़ें एक बार में दिमाग में आ जाता है और हम उसी में खो जाते हैं, उसमें भी बहुत सारा टाइम चला जाता है हमारा। तो वो टाइम अब नहीं जाएगा। जब आप इस 10% रूल को यूज़ करोगे तो आप तो पढ़ोगे ही,
और साथ में आप लिखोगे भी। इससे बहुत अच्छा फील होता है जब आप लास्टिंग में जब देखोगे कि आपने इतना पढ़ा और आपने इतना ज़्यादा लिखा भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज शायद आप चिंता कर रहे हो क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है और शायद ऐसा ही कुछ। लेकिन आपको चिंता नहीं करना चाहिए। जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा ही आज बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और रिवीजन पूरा अच्छे से नहीं हो पाया है, वो भी स्कूल नहीं जा पाए और उनका भी हाल आप ही के जैसा है। लेकिन फिर भी आप चिंता करके ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकते। चिंता चिता के समान होता है। आप ज़्यादा चिंता करोगे आप और ज़्यादा नीचे जाओगे। चिंता करोगे आपको लगेगा कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप में ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी और नेगेटिविटी आएगी तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो चिंता को करना आज छोड़ दो। और चिंता को छोड़ने के लिए मैं आपको एक इलाज बताती हूँ। इसको अच्छे से सुनना और यूज़ करना, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले जब भी आपको कभी भी चिंता हो तो उसकी जड़ को समझो कि चिंता क्यों हो रही है। आप चिंता को ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले सोचो कि आज जो मैं चिंता कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो इससे सबसे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। सबसे वर्स्ट सिचुएशन जो आपके साथ हो सकती है, सबसे वर्स्ट, उसको अपने दिमाग में सोचो कितना बुरा मेरे साथ हो सकता है, कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है, उसको आज इमेजिन कर लो। पहले ही इमेजिन कर लो ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि कितना बुरा हो सकता है। और उसके बाद जब आपने ये कर लिया है तब उसके बाद सोचो कि कितना अच्छा मेरे साथ हो सकता है, कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सबसे बेस्ट सिचुएशन जो आपके साथ हो सकता है उसको इमेजिन करो। अब जब आपने इसको भी कर लिया तो आप सोचो कि जो बेस्ट सिचुएशन मेरे साथ हो सकती है तो उसके लिए मुझे अब क्या करना होगा, उसके लिए क्या एफर्ट डालना होगा। अब सोचो कि मैं उसके लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ, अपना कितना बेस्ट दे सकता हूँ। अब उसको भी सोच लिया आपने, अब उसको करो। अब इस तरीके से आप जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आप पहले यही सोचना कि मेरे साथ कितना वर्स्ट हो सकता है। सबसे पहले अपने दिमाग में वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करो, उसको इमेजिन करो और उसके बाद सोचो कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये सब कुछ। और उसके बाद आपका जो स्ट्रेस है वो चला जाएगा क्योंकि आपने तो पहले ही आपको पता चल गया है कि आपके साथ कितना बुरा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, आपने पहले ही सोच लिया है। और फिर जब आप अच्छा से सोचोगे कि कितना अच्छा मेरे साथ हो सकता है अगर मैं अपना बेस्ट देता हूँ, तब आप चिंता से पूरा मुक्त हो जाओगे। हेलो गाइस, आप इस वीडियो को हर उस बच्चे को, हर उस स्टूडेंट को शेयर करो जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बेहद ज़रूरत हो, जिसको भी स्ट्रेस हो रहा होगा, उस शेयर करो यार, अपने दोस्तों में शेयर करो। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक कर देना और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना।